बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्लॉक वन ऑस्पी हम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 स्टेशंस किए थे रिलेटेड टू एनाटॉमी और आज हम स्टेशन 5, 6, 7 कवर करेंगे जिसमें हम फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल व्हिच इज कंसेंट। अब कंसेंट बहुत इजी साउंड करता है भी इजी। आप लोगों ने सीएफआरसी में भी काफी बार इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन हम देखेंगे इस तरह से कि अगर आपको 8 मार्क्स का कंसेंट का स्टेशन आ जाता है, तो क्या वो जो कुछ लाइनें हमने याद की होती हैं वो इनफ होती हैं? उससे हमें मार्क्स कंप्लीट मिल जाएँगे या नहीं? तो देखते हैं। सबसे पहले सीएफआरसी के कंसेंट के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। Number 1, introduction. Number 2, explanation of the procedure. Number 3, asking patient if he has or she has any questions. And number 4, confirmation. अब इंट्रोडक्शन क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आस्क है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, दैट इज इनफ। इससे पहले कॉन्सेंट से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज, कहाँ से अप्रोच करना है कॉन्सेंट लेने के लिए पेशेंट को? फ्रॉम द राइट साइड। ये तो पता है ना सबको। तो राइट साइड से अप्रोच कर लिया, अपना इंट्रोडक्शन करा दिया। अब प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। सिंपल ये नहीं कहना कि मैं आपका मुआयना करूंगा। अगर वो आपको फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि आपने पेशेंट का एक सिनेरियो आ जाता है कि आपने पेशेंट का अब बुखार चेक करना है, उसके लिए कंसेंट लेना है, तो आप क्या कहेंगे? आप कंप्लीट अब बुखार चेक ऐसे ही आते हैं, आपको सिंपल सिंपल सी टॉपिक्स में लिखे होते हैं कंसेंट के लिए, तो अब आपको पता है ना बुखार कैसे चेक करते हैं। तो अब आप उसको प्रोसीजर समझाएंगे। आप बोलेंगे कि मैं आपका जो बुखार, आपका टेम्परेचर या आपका जो जिस तरह हम हरारत कहते हैं उर्दू में, वो आप कहेंगे कि मैं आपकी हरारत जो है उसका मुआयना करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं थर्मामीटर आपकी बगल में रखूँगा। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। लाइक जो आपको छोटा-सा प्रोसीजर पता था वो आपने बताना है। आपने सिर्फ ये नहीं कह देना है कि जी मैं आपको थर्मामीटर लगा के चेक करूँगा। आपने उसका प्रोसीजर भी एक्सप्लेन किया। ठीक है? कि आप कहाँ थर्मामीटर लगाएँगे, कितनी देर के लिए लगाएँगे ये भी बता दें तो और बेहतर है। मैं आपको ये थर्मामीटर जो है आपकी बगल में 1 मिनट के लिए लगाऊँगा, 2 मिनट के लिए लगाऊँगा, ठीक है? इस तरह अगर आप बोल देंगे, तो ये एक आपका प्लस पॉइंट जाएगा एग्ज़ामिनर की नज़र में। तीसरा, आस्क इफ पेशेंट हैज़ एनी क्वेश्चन। अब अमूमन हम ये करते हैं, हम ये 2 चीज़ें हम करके बस कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आस्क है। मैं आपका ये मुआयना करना चाहता हूँ। इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे बता दीजिएगा और हम शुक्रिया कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने पूछना है, क्या आपका इससे मुतल्लिक कोई सवाल है? ठीक है? तो ये आपने क्वेश्चन भी पूछ लिया। चौथा, कन्फर्म लाज़मी करना है। कैसे करना है? क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं मुआयना करूँ? ठीक है? वो फिर वो इजाज़त हाँ दे, ना दे, ये आपकी कन्फर्मेशन आ गई। तो ये तो आप उनको करके दिखा देंगे, तो ये तो जो उसकी मार्किंग होगी उसके हिसाब से आपको कंप्लीट मिल जाएँगे। उसके अलावा कुछ 1 मार्क का 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एक क्या आ सकता है कि कंसेंट कौन दे सकते हैं? तो एडल्ट्स जो 18 प्लस हों, मैच्योर माइंडर्स वो बच्चे जो मैच्योर हों, जो अंडरस्टैंड कर सकें रिस्क्स को, ठीक है? उसके अलावा गार्डियंस, मतलब अगर कोई अनकॉन्शियस है, कोई मेंटली कैपेबल नहीं है, कोई माइनर है, तो उसके जो भी गार्डियंस हो। और एक आखिरी सिनेरियो, डॉक्टर्स। अच्छा, डॉक्टर्स कब कर सकते हैं? जब लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी हो, पेशेंट मर रहा है, वो बोल भी नहीं सक रहा, अनकॉन्शियस है, तो अब आप वेट नहीं करोगे कि उसकी फैमिली भी नहीं है, वो एक्सीडेंटल आया है, एक्सीडेंट से, तो क्या करोगे आप? इसलिए आप उसको ट्रीट करना स्टार्ट कर दोगे। उसके अलावा कंसेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक ओरल कंसेंट होता है जो इस तरह से हमने अभी प्रैक्टिस की, और एक होता है रिटन कंसेंट जो कि हाई रिस्क प्रोसीजर या सर्जरीज के लिए यूज होता है, राइट? तो ये अगर आपने सारी बातें आपको आती हैं तो कंसेंट तो आपको कंप्लीटली आप बहुत अच्छी तरह से ले लोगे, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। क्या है ये प्रैक्टिकल प्रिंसिपल? सबसे पहले तो आपने करना होता है ना किसी भी प्रैक्टिकल का। आपको अच्छा क्या-क्या आता है प्रैक्टिकल से रिलेटेड? अब तो आपने ब्लॉक्स भी दिए होंगे, आपको आइडिया भी हो गया होगा। आपको आता है नंबर 1 प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, दूसरा प्रोसीजर पूछा जा सकता है, तीसरा नॉर्मल वैल्यूज पूछी जा सकती है, चौथा उससे रिलेटेड आपको उसमें उसके कोई
अगर एडवांटेजेस हैं या उसके इंक्रीज्ड, फॉर एग्जांपल ईएसआर बाय ईएसआर इज इंक्रीज्ड और बाय ईएसआर इज डिक्रीज्ड, ठीक है। इस तरह अगर हम कोई मशीन की बात करें, सेंट्रीफ्यूज मशीन है, तो उसके एडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स, तो इस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल सबसे पहले क्या है, अग आपने एक ट्यूब लेनी है, ठीक है? अगर आप ये समझ लोगे ना प्रिंसिपल, उदी समझ आ जाएगा। आपने एक ट्यूब लेनी होती है, इस प्रैक्टिकल में उस ट्यूब के अंदर आपने ब्लड फिल करना होता है, फिल करके उसे एक स्टैंड में लगा देना होता है वर्टिकली। अब जब आप लगा देते हो तो आरबीसीज चूंकि हैवियर होते हैं, ब्लड में क्या-क्या होता है, आरबीसीज और प्लाज्मा। अब चूंकि आरबीसीज प्लाज्मा से हैवी होते हैं, तो वो बॉटम की तरफ जो है वो सेडिमेंट करते जाते हैं और प्लाज्मा ऊपर की तरफ, ठीक है? तो यही इसका प्रिंसिपल है। देखो ईएसआर इज बेस्ड ऑन टेंडेंसी ऑफ आरबीसीज टू सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी व्हेन एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज केप्ट इन वर्टिकल ट्यूब। कितना इजी है। ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स और क्लैरिटी होगी ना आपके प्रिंसिपल के अंदर, बजाय इसे आपने लंबा सा याद किया और एग्जामिनर को समझ ही ना आ रही हो, उसे लग रहा हो कि इसने रट्टा मारा हुआ है, तो वो आपको उतने मार्क्स नहीं देगा। अगर उसे ये लगेगा ना कि इसको पता है कि ये क्या बोल रहा है, इसने समझ के बोला है, बजाय इसके वो रटा-रटाया जो सब बोल रहे होंगे, तो वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। अब हम इसका ना ज़रा प्रोसीजर देख लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले वहाँ आपको क्या-क्या दिया जाएगा, वहाँ ना आपको इस तरह से एक ट्यूब होगी और उसके अंदर ब्लड का सैंपल तो अमूमन नहीं होता, उसकी जगह कोई उन्होंने रेड सा सॉल्यूशन डाला होगा। ठीक है, ये आपके पास पड़ा होगा टेस्ट ट्यूब में। दूसरा, आपके पास होगा वेस्टर्न स्टैंड। हम अच्छा कौन-सा मेथड यूज़ करें, वेस्टर्न मेथड, ठीक है? तो उसी का ये स्टैंड होगा। इसमें नीचे की तरफ एक रबड़ का पैड होता है, राइट? और ऊपर की तरफ एक क्लिप होता है और ये क्लिप जो है ना, ये जो क्लम्प है, ये आप थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ उठा सकते हो और नीचे वापस कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें आपने स्टैंड देख ली। तीसरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट वेस्टर्न ट्यूब। अब ये ट्यूब में अगर आप देखो तो ये 200 मिलीलीटर की ट्यूब होती है और इसमें 0 आपने ऊपर वाली तरफ रखना है और नीचे जो 200 है वो नीचे वाली तरफ। लाइक जो आपका 0 है वो आपका माउथ पीस होगा और जो ये नीचे है वो आपने नीचे रखना होता है। ठीक है, ये देखो एक बार ये मैं ट्यूब में भी डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने नीचे में लाइक जिधर 200 लिखा हुआ था या 180 लिखा होगा, उसको हम नीचे जो है वो डिस्पर्स कर देंगे हमारे फ्लूइड में और ऊपर जो हमारे पास 0 वाला कॉलम है, वो हमारे माउथ में होगा। एक और चीज़ याद रखनी है कि आपने जब माउथ के अंदर वो रखना है उसका वो कॉर्नर, तो आपको 0 नज़र आ रहा होना चाहिए। देखें 0 मेरे सामने है, मुझे नज़र आ रहा है आईज़ से, ठीक है? अब क्या करना है नेक्स्ट, हमने हमने नेक्स्ट ना इसको फिल करना स्टार्ट करना है, इसको हमने सक करना है। अब कुछ जगहों पे वैसे तो पूरी दुनिया में एडवांस पेपर्स यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी लैब्स में अभी भी यही चल रहे हैं, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर तो वो दूसरा हो जिस पे पंप है, तो वो तो आप पंप प्रेस करोगे 0 तक आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है, तो आपने 0 तक लाने के लिए सक करना है, इसको पहले कंप्लीटली डिस्पर्स कर देना है, ठीक है? उसके अंदर के कंप्लीटली नीचे तक, बिल्कुल नीचे टच भी ना हो वरना ये आएगा नहीं ऊपर, ठीक है? थोड़ा-सा गैप हो नीचे से और फिर आपने इसको 0 से थोड़ा ऊपर सक करना है, चूँकि जब आप थंब रखोगे तो वापस नीचे की तरफ आएगा, राइट? इसको अब आपने 0 तक कर लिया, करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ट्यूब को, अपनी टेस्ट ट्यूब को वापस रख देना है, ऊपर से थंब नहीं छोड़ना। कब तक नहीं छोड़ना थंब? जब तक आप इसको इस रबड़ पैड पे ज़ोर से प्रेस नहीं कर देते। अब प्रेस कर दिया, अब ऊपर से थंब छोड़ दो, ठीक है? अब वो आपका जो उसमें फ्लूइड है, वो बाहर नहीं जाएगा। अब आपने वो क्लम्प ऊपर से उठाना है, ठीक है? मैंने आपको पहले भी बताया था, उसे वापस लगा देना है और इस तरह ये आपका स्टैंड के अंदर लग गया। यहाँ तक ही वो आपसे परफ़ॉर्म कराएँगे, इससे आगे वो आपसे परफ़ॉर्म नहीं कराएँगे। ठीक है ना? चूँकि उतना तो टाइम ही नहीं होता कि अब आप इसके लिए प्रॉपर वेट करो, सेडिमेंट करे प्रॉपर तरह, ठीक है? तो ये आपका प्रोसीजर आ गया। अच्छा, इसमें हमारे पास आपने जब अगर तो आ जाए, अमूमन ऐसे ही आता है, आपको ये चीज़ें पढ़ी मिलती हैं और वो कहते हैं जी ये परफ़ॉर्म करके दिखाओ। अगर वो आपसे प्रोसीजर सुन लेते हैं, तो क्या करोगे? तो फिर सिर्फ़ ये बातें नहीं बतानी जो अभी की हैं, उससे पहले का भी बताना है। क्या बताना है? बताना है कि हम टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे, ठीक है? ब्लड विथड्रॉ करेंगे, ठीक है ना? सिरिंज से उसे सबसे पहले आपने क्या बताना है, अब उसके लिए सुन लो थोड़ा-सा। आपने कहना है हम सिरिंज लेंगे, ठीक है? टॉर्निकेट लेंगे, वो लगाएँगे हम, ठीक है? एल्बो जॉइंट से थोड़ा-सा ऊपर, ठीक है? क्यूबिटल फोसा से ऊपर, फिर हम क्यूबिटल फोसा से जो वेन होगी वहाँ से हम ब्लड विथड्रॉ करेंगे।
अच्छा, ब्लड विथड्रॉ करने से पहले हम एंटीसेप्टिक से उस जगह को साफ करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, ये बातें भी आपने बतानी है। कंसेंट तो आपका हर प्रैक्टिकल में है ही जो आपने लेना है, ठीक है ना? उसके बाद आपने उसको जब अच्छी तरह से साफ भी कर लिया, ब्लड भी विथड्रॉ कर लिया, टॉर्निकेट भी आप हटा देंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आएगा। लाइक ऐसे ही आपको चीज़ें पड़ी होंगी और वो कहेंगे चलो ये आगे से परफॉर्म करो। अगर वो आपसे ऐसे परफॉर्मेंस की करवाते हैं और आपसे सुन लेते हैं, तो फिर सिर्फ ये बातें नहीं बतानी जो मैंने यहाँ करके दिखाई है। फिर क्या बताना है? फिर ना स्टार्ट से ज़रा शुरू करना है। कहाँ से? सबसे पहले हम ये करेंगे कि पेशेंट से कंसेंट लेंगे। किस चीज़ का कंसेंट? ब्लड विथड्रॉ कराने का। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसने अगर स्लीव फुल स्लीव लेना है तो वो ऊपर कराएँगे। फिर क्या करेंगे? टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। कहाँ? क्यूबिटल फोसा से थोड़ा ऊपर। फिर क्या करेंगे? उसकी उस एरिया को क्यूबिटल फेस फोसा वाले एरिया को एंटीसेप्टिक से साफ करेंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे? ग्लव्स भी हम पहने होंगे, ठीक है? हम सिरिंज लेंगे, ठीक है? उसके ऊपर से पैकिंग रिमूव करेंगे, ब्लड विथड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम उस ब्लड को टेस्ट ट्यूब के अंदर एम्प्टी करेंगे। फिर फर्दर ये जो सारा प्रोसेस है वो आपको पता है, राइट? और वो जब हम ब्लड विथड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद उसको बैंडेज भी लगा देंगे, ये भी बता देना। जितनी ज़्यादा चीज़ें बताओगे बेहतर होगा। तो उसके बाद फिर आगे यही प्रोसीजर है जो हमें मिल है, लेकिन आपसे सुनते नहीं है। यूएचएस परफॉर्मेंस ही करवाता है। वो अपने जहाँ पे भी आपका मतलब सेंटर बनता है, चाहे वो यूएचएस या जो भी है, तो परफॉर्मेंस ही हो रही होती है 95% इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है? तो अगर कोई सुन लेता है तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है, और अगर ऐसे आएगा परफॉर्मेंस तो वो इतनी ही आएगी जो आपने यहाँ पे करनी है, राइट? अच्छा जी, इसके बाद हमने और क्या देखना है? और हमने देखना है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है और हमने इसको कब चेक करना होता है ना, हमने 1 घंटे 1 घंटे के लिए इसको पड़े रहने देना होता है। उसके बाद हमने इसको चेक करना होता है। मेल्स में जो ईएसआर होता है, मतलब जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, वो 3 टू 9 मिलीमीटर होता है फर्स्ट ऑवर में, ठीक है? लाइक और फीमेल में ये 5 टू 12 एमएम होता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये सर इंक्रीज़्ड कब होता है और डिक्रीज़्ड कब होता है? तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में फीमेल्स में ये सर वैसे ही ज़्यादा होता है, प्रेगनेंसी में ये सर ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है? पुरपरियम में। उसके अलावा इसमें ये 3 ईज़ी वाले याद रख लो, फीमेल में होता है, प्रेगनेंसी में होता है, मेंस्ट्रुएशन में होता है। डिक्रीज़्ड ये सर कब होगा? इन्फेंट्स में और हाई एल्टीट्यूड में, ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हो गए। अच्छा, पैथोलॉजिकली एनीमिया, इन्फेक्शंस, ट्रॉमा, मैलिग्नेंसी, ठीक है, सेप्टिसिमिया, इजी वाले 3-4 याद कर लेना जो भी ये लगी। इधर से भी देख लो, पॉलीसिथीमिया वगैरह है, उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया इजी है, इंक्रीज्ड एल्ब्यूमिन इंक्रीज इजी है, तो 2 से 3 बस मैक्सिमम 3 मिनिमम जी, ये कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा शौक हुआ था, चलो जहाँ 4 हैं 4 है, वैसे 3 ही होते हैं, ठीक है। इंक्रीज 2-3 बता दोगे, 2-3 डिक्रीज बता दोगे, इनफ होता है। तो ये आ गया था हमारा ईएसआर वाला प्रैक्टिकल जो हमने कंप्लीटली कर लिया। उसके बाद आ जाओ ब्लीडिंग टाइम में। अब ब्लीडिंग टाइम में हमने क्या करना है? ब्लीडिंग टाइम के लिए हमने यूज़ करना है ड्यू ब्लीडिंग मेथड, ठीक है? और इसके अंदर हमने क्या-क्या करना है? आओ पहले इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर जो हमें चाहिए ना चीज़ें, उसके अंदर एक है फ़िल्टर पेपर, एक होगा हमारे पास ये स्पिरिट ही उन्होंने रखा होता है, कौन स्वैप नहीं रखी होती, और लेंसेट होगा। अब करना आपने क्या है? सबसे पहले तो आपने जो वो स्पिरिट होगा ना, ये अल्कोहल स्वैब, उसको लेना है और फिंगर पे आपने ये याद रखना है कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज और आउटसाइड की तरफ, मतलब इनसाइड से शुरू करके आउटसाइड की तरफ क्लीन कर लेना है फिंगर को। अब इसमें ऑब्वियसली कॉन्सेंट तो नहीं हो गया, अपना ही करना है, ठीक है? तो आउटसाइड करना है और एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या करना है? ब्लेंस सबको लेना है और आपने प्रिक कर देना है। अब जब आपने प्रिक कर लिया और ब्लड आ गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पहला ड्रॉप लगाना है। अब ये आपने पहला ड्रॉप लगा दिया, अब क्या करना है? इसके बाद आपने दोबारा ये नहीं होना चाहिए कि आप फिंगर को प्रेस करी जा रहे हो, ब्लड निकाली जा रही है। ब्लड एक बार आ गया, ठीक है, फिंगर पे प्रेस नहीं करनी। अब यहाँ अगर मैं आपको एक गलती दिखाऊँ, ठीक है, जो मैंने की, जानबूझ के की, मैंने क्या किया देखो, मैंने अगर मैं दोबारा प्रेस कर दूँगा ब्लड निकालने के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो क्या होगा? मेरा तो ब्लड ऐसे आता रहेगा। तो आपने एक, अब पता नहीं
हालांकि ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन शायद कंफ्यूजन में कर देते हैं। तो आपने एक दफा ब्लड जब कर लिया और ब्लड आ गया, आपने उसको प्रेस नहीं करना, फिर मेरे को बस प्रिक करना है, ब्लड आता है जाएगा। और आपने अब क्या करना है, आपने 30 सेकंड बाद आपने जो है वो इसको करते जाना है, ठीक है, फिल्टर पेपर पे लगाते जाना है। इस तरह से आपके पास फिल्टर पेपर आ जाएगा, जहां पे आपको बिल्कुल निशान ना आए एंड पे। आपको मतलब एक हल्का सा भी निशान नजर आ रहा है तो उसके बाद फिर आप लगाओगे। जब बिल्कुल निशान नजर नहीं आ रहा तो आपने टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेना है, और वो होगा आपका ब्लीडिंग टाइम, राइट। इस तरह से ग्राफ आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 to 5 मिनट्स। और इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम क्यों हो सकता है, एक तो प्लेटलेट काउंट कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एस्पिरिन यूज ये याद कर लो, लिवर डिजीज ये देख लो, और प्लेटलेट डिसफंक्शन, ये 4 याद कर लो, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लॉटिंग टाइम की तरफ। अब क्लॉटिंग टाइम में हम जो मेथड यूज करते हैं वो है कैपिलरी ब्लड क्लॉटिंग टाइम। अब आओ इसकी देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे है। सबसे पहले तो हमारे पास हमें जो चीजें चाहिए वो चाहिए उसी तरह स्पिरिट, ठीक है, या अल्कोहल स्वैब हो गया, मोमन स्पिरिट ही होता है। उसके अलावा लेंसट होता है, उसके अलावा कैपिलरी ट्यूब होगी। अब करना क्या है, इस कैपिलरी ट्यूब के दो एंड, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, जो तो जिस एंड पे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है, उस एंड से हमने ब्लड लेना है। देख लो एक बार, पहले स्क्रीन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने फिंगर क्लीन की उसी मेथड जो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज और आउटसाइड कर दी। उसके बाद वही हमने लेंसेट लिया। तो ये अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी फिंगर को प्रिक कर लिया। अब मैंने प्रिक करके ब्लड निकाला, और यहाँ गलतियां देखते जाना जो जो होंगी, जो जो हम कॉमन करते हैं। अब ये थोड़ा सा ब्लड आया है और मैंने इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इसको डाला है, ये देखें कितना थोड़ा आया, ठीक है। अब मैं प्रेशर भी लगा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आ रहा है, राइट। अब मैं दोबारा ब्लड निकाल रहा हूँ, दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब करना क्या है, देखो इसके अंदर अगर मैं आपको इस स्ट्रगल से हम बचना चाहते हैं, अगर इस स्ट्रगल से, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम एक ही बार ज्यादा सा ब्लड निकाल लेंगे, जिस तरह मैंने अब निकाला। अब देखो, अब जब हम करेंगे तो कितना ज्यादा आया, राइट। तो 2-3 बार हम ऐसे ज्यादा ज्यादा ब्लड निकालेंगे तो हमारी कैपिलरी ट्यूब फिल हो जाएगी। अब हमारी कैपिलरी ट्यूब वंस फिल हो गई, इसी तरह आप ब्लड निकालोगे, 2-3 बार आपने ब्लड निकालना है, कोशिश करना है उसमें एयर ना आए। अगर एयर आ जाए तो उसको नीचे की तरफ आपने अब प्रेस करना होता है टेबल पे, राइट। वो जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है ना, जो बबल के पास पास होता है, वो निकल जाता है, बबल निकल जाता है, फिर दोबारा भर लेना है। वैसे कोशिश यही करनी है, एक ही बार ज्यादा सा ब्लड निकालो और उसको भर के दिखा दो। इतना ही आप कर दो तो एग्जामिनर सेटिस्फाई हो जाता है, वो फर्दर इतना लंबा चौड़ा जाता ही नहीं, ठीक है ना। और अब हमने जब ये सारा काम कर लिया तो अब क्या होगा, अब हमारे पास इस तरह की हमारी ट्यूब आ गई, ठीक है। तकरीबन 3/4 आपने फिल कर लेनी होती है, आ गई। अब आपने इसको अपने पाम के अंदर दरमियान में रखना है, ठीक है, ताकि आपके बॉडी टेम्परेचर पे हो। और आपने 3 मिनट के लिए रखी रखना है। अब ये वहां आपसे प्रोसीजर में करना है, ये आपने बता देना है, 3 मिनट के लिए रखी रखना है। 3 मिनट के बाद इसको आपने 1-1 सेंटीमीटर तोड़ते जाना है, हल्का सा ऐसे पकड़े ना, बिल्कुल नाजुक होती है, टूटती जाएगी, ये देखें टूट रही है। पहले आप तोड़ेंगे, आपको अगर तो इस किस्म का थ्रेड नजर आ गया, जैसे ही तोड़ेंगे ना आपने देखना है, वो थ्रेड लाइट सा थ्रेड होगा इस तरह से, अगर तो आ गया तो वही आपका टाइम आ गया, प्लॉटिंग टाइम। लाइक 3 मिनट वेट किया है ना और उसके बाद पहला तोड़ा है तो आपका प्लॉटिंग टाइम आ गया। अच्छा नहीं आया, 30 सेकंड और वेट करो, 1 सेंटीमीटर और दूर तोड़ के देखो। अब आया, नहीं आया, ठीक है, एक और बार 30 सेकंड बाद जब ये थ्रेड आ जाएगा, इट मीन्स कि ये है आपका प्लॉटिंग टाइम, राइट। लेकिन ये आपसे वो तोड़वा उड़वा के नहीं देखते, या तो फिर ये दो तरीके से ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या तो वो आपसे पिछला प्रोसीजर करा लेंगे, या उन्होंने ट्यूब रखी होगी, ठीक है, इस तरह से, और वो आपको कहेंगे कि इसको तोड़ के इसमें थ्रेड दिखाओ, तो वो उसका ऑलरेडी क्लॉटिंग टाइम हुआ होगा, ठीक है, कंप्लीट। तो जैसे ही आप तोड़ेंगे उसके अंदर थ्रेड आपको नजर आ जाएगा, तो आराम से तोड़ के आपने थ्रेड दिखा देना है, ठीक है। मैंने ये क्लोजअप में पिक इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि जब कैमरा में दिखा रहे थे इतने जूम के अंदर तो वो क्लियरली थ्रेड नजर नहीं आ रहा था, राइट। तो पिक दिखानी पड़ी। उसके बाद जी ये हमारा क्लॉटिंग टाइम का प्रोसीजर भी हो गया। हम नॉर्मल वैल्यू 3 to 6 मिनट्स, और इसमें कब कब बढ़ता है, एक तो हेमोफीलिया में, ठीक है, जिसमें फैक्टर
B8 या 9 की डेफिशिएंसी हो, विटामिन के की डेफिशिएंसी में, लिवर डिजीज में, या हेपरिन थेरेपी में। ठीक है, एक चीज आपने और याद रखनी है जो कि मैं पीछे बताना भूल गया था। जब आपने ये ट्यूब भरनी है तो इसके दो एंड्स होते हैं। ठीक है, एक एंड पे ना हल्का सा ब्लू मार्क होता है, उधर से नहीं भरना, उसके ऑपोजिट एंड से भरना है। वो ब्लू मार्क हेपरिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्लॉटिंग टाइम वाला प्रैक्टिकल भी हो गया। अब आज जो ब्लड ग्रुप वाला प्रैक्टिकल बड़ी मजे का, बड़ा ही बेसिक सा इजी सा प्रैक्टिकल है। ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे करनी होती है? ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन क्या होती है? आरबीसीज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं पढ़ती हुई फीलियो में, थ्योरी में। एंटीबॉडी क्या होती है? प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं। जब भी एक एंटीबॉडी एंटीजन के कांटेक्ट में आती है तो वो एग्लूटिनेशन हमें क्लम्प्स के फॉर्म में नजर आती है। ये आप एग्लूटिनेशन पढ़ चुके हो, राइट? ऐसे ही है ना अपने फिजियो में। अब इसका प्रोसीजर देख लो। ठीक है, बहुत बेसिक है यार। एक ग्लास स्लाइड लेनी होती है, उसी तरह ये सारी चीजें सेम थी। ठीक है, आपने लेंसेट से प्रिक करना है। प्रिक करने के बाद आपने 4 ड्रॉप्स, उसी तरह फिंगर साफ करनी है, वो सारी जो चीजें देख के आए, 4 ड्रॉप्स उस ग्लास स्लाइड पे डाल देने हैं। उसके बाद ये तीनों इसी तरह वहां पे पड़े होंगे। एंटी ए ये ब्लू में, एंटी बी येलो में, और एंटी डी जो है वो इस तरह से ट्रांसपेरेंट सा होता है। तो अब आपने इसका, ये जिस तरह सीरम होता है ना, ठीक है, उसी तरह ये ड्रॉपर होता है, उस तरह होता है। ऊपर से प्रेस करना है, ये ऊपर वाला जो रबड़ वाला एरिया, इसको प्रेस करना है, निकालना है, जिस तरह हम सीरम लगाते हैं या ड्रॉपर यूज करते हैं। एक ड्रॉप सिर्फ यहाँ ब्लू का, येलो का एक ड्रॉप यहाँ, मतलब यहाँ एंटी ए का, यहाँ एंटी बी का, यहाँ एंटी डी का, और यहाँ कुछ नहीं डालना, नॉर्मल सेलाइन डाल देना है। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है? आपने फिर टूथपिक्स लेनी है 4, एक टूथपिक से इनको मिक्स कर देना है, एक टूथपिक से इसको, एक टूथपिक से इसको, एक टूथपिक से इसको कर दिया। अब आपने सिंपल उन्हें यहीं तक यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाना है। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद इसे माइक्रोस्कोप में देखना होता है कुछ देर बाद कि एग्लूटिनेशन हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन वो आपने ऑब्वियसली नहीं देखना, वहां पे आपने इतना ही करके उनको बता देना है। अब अगर आप माइक्रोस्कोप में देखो, लाइक वो रिजल्ट्स भी तो आपसे पूछ सकते हैं ना। तो अब आपने कैसे चेक करना है? देखो इजी वे, ऐसे ग्राफ देख के परेशान नहीं होना। सबसे पहले तो जो ये आपका कंट्रोल वाला था ना, जो फोर्थ वन था, ये देखो जो हमारा फोर्थ वन था, ये वाला तो इसमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी। ठीक है, हाँ अगर इसमें हो रही है तो फिर तो आपका रिजल्ट वैलिड ही नहीं है। अच्छा, इसमें तो नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपकी, अभी सिर्फ ए और बी को देखो, ये डी को भी भूल जाओ। अगर आपके ए में हो रही है तो इट मींस कि ब्लड ग्रुप ए है। बी में हो रही है तो ब्लड ग्रुप बी है। ए बी दोनों में हो रही है, मतलब एंटी ए और एंटी बी दोनों में हो रही है, फर्स्ट दोनों में तो ए बी है, दोनों में नहीं हो रही तो ओ। ये हो गया। अब आ जाओ पॉजिटिव नेगेटिव वाला किस्सा। अगर थर्ड वन, मतलब जो जिसमें हमने एंटी डी डाला था, जो थर्ड वाला था हमारा, ये देखो ये था ना, ये एंटी ए था, ये यहाँ एंटी बी डाला, ये एंटी डी डाला। अगर इसमें एग्लूटिनेशन हो रही है तो पॉजिटिव है, नहीं हो रही तो नेगेटिव है। पहले देख लेना है ए है, बी है, ए बी है या ओ है, फिर पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना है। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गए, हमारा ब्लड ग्रुप वाला प्रैक्टिकल भी हो गया। अब आ जाओ पीसीबी। पीसीबी क्या है? पीसीबी में आपने ना विंट्रोब ट्यूब से हम ये करते हैं अमूमन। अब इसमें हमने करना क्या होता है? इसमें हमने ना बेसिकली होता ही है कि इसका प्रिंसिपल ये है कि जब हमने एक ट्यूब के अंदर ब्लड ही लेना होता है और उसको सेंट्रीफ्यूगेट करना होता है। जब हम उसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उसकी वजह से हाई स्पीड पे स्पिनिंग की वजह से डेंसिटी की बेस पे ब्लड के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। अब कौन-कौन से वो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, यहीं पे समझ लो, आगे ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले तो होती है बॉटम लेयर, जिसमें होते हैं आरबीसीज़, क्यों? क्योंकि वो हैवी होते हैं। इसका कलर रेड होता है, परसेंटेज 45, और इसको हम हेमाटोक्रिट भी कहते हैं। उसके बाद ऊपर जो लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा 55%। इन दोनों के बीच में आपको एक बफी कोट नज़र आता है, व्हाइटिश सा, इसमें डब्ल्यूबीसीज़ और प्लेटलेट होते हैं। अच्छा, अब ऐसा भी हो चुका है प्रैक्टिकल्स के अंदर कि सिर्फ ये उन्होंने ट्यूब रखी होती है और वो कहते हैं अच्छा बताओ इसमें क्या-क्या नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है और इसका प्रिंसिपल भी देख लिया। अब हम प्रोसेस कैसे करते हैं? ऐसे हमारे पास ट्यूब होती है, उस पे ऊपर रबर कैप होता है, सिंपल वही सारा प्रोसीजर है जो पीछे मैंने बताया कि हम ब्लड लेंगे, ठीक है, कॉन्सैट लेंगे, ब्लड लेंगे, ब्लड को इसके अंदर फिल करेंगे, ऊपर से कैप लगाएँगे और इसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर सेंट्रीफ्यूग कर लेंगे, ठीक है। अब वो कैसे करनी है सेंट्रीफ्यूज वाली जो है ना, वो हम बायोकेम के अंदर देखेंगे, उसके अंदर मैं आपको मशीन की प्रॉपर परफॉर्मेंस करके दिखाऊँगा।
तो यहाँ पे परफॉर्मेंस चूँकि वहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ़ ये ट्यूब ही देखनी थी। तो ये ट्यूब देख लो और ब्लड कैसे करना है वो मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है? तो इसमें ब्लड निकाल के इसमें कैप लगानी है और इसको फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख देना है, वो हम आगे देख लेंगे। तो इस तरह से कंपोनेंट सेपरेट हो जाएँगे। इसके रिजल्ट्स में हमने कैसे फाइंड करने हैं, हाइट ऑफ पैक्ड रेड सेल्स, मतलब यहाँ पे ट्यूब के ऊपर मार्किंग होगी ना इस तरह से, तो जो उसकी हाइट होगी वो, ठीक है? और डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ब्लड कॉलम, मतलब जो पूरे ब्लड कॉलम की हाइट होगी मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह हमारे पास हेमाटोक्रिट आ जाएगा। और उसके अलावा इसकी नॉर्मल वैल्यूज मेल में 44%, फीमेल में 42, न्यूबॉर्न्स में 50%। इंक्रीज्ड क्यों हो सकता है? पॉलीसाइथीमिया, हाई एल्टीट्यूड डिहाइड्रेशन, बर्न्स, और डिक्रीज्ड एनीमिया में, प्रेगनेंसी में, या ओवर हाइड्रेशन में। ये चीजें भी देख लेनी है। अब हमने पीसीवी भी अच्छे से देख लिया। अब हमारे काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स तो हो गए। अब जो हमारे प्रैक्टिकल्स रहते हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है? सबसे पहले तो एक है क्वेश्चन, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है, ये आ जाता होता है। आपके जो आरबीसीज़ है ना, वो इस शेप के होते हैं। वो स्टैक बना लेते हैं जिसको रोलेक्स कहते हैं, ठीक है? अब ये स्टैक जो है ना वो कैसे बनता है, वो आरबीसीज़ एक-दूसरे के साथ अस जो समझो जॉइन होते जाते हैं और इस तरह जैसे कॉइन्स पड़े होते हैं ना, कुछ तरह स्टैक कर जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है लाइक ऑस्पी के अंदर ही 1-2 नंबर का। अब आ जाओ थोड़ा-सा डिफरेंट चीज़ की तरफ। वो क्या है? आपको आप अगर अपनी प्रैक्टिकल कॉपी देखो ना, तो उसके अंदर बहुत सारे ना प्रैक्टिकल्स होंगे इस तरह के, आरबीसीज़ कैलकुलेट करने वाले, डब्ल्यूबीसीज़ कैलकुलेट करने वाले। आज तक वो नहीं आए, कभी भी। आया क्या है उनकी जगह जो बुक में नहीं है? सीबीसी की रिपोर्ट आ जाती है। आपको आपके टीचर्स ने भी अगर बताया होगा तो यही बताया होगा, सीबीसी की रिपोर्ट लगवाई होगी कि इसको करना है। क्या आता है उसके अंदर? आपको ना रिपोर्ट दी होती है, पढ़ी होती है, कहते हैं बताओ इसको क्या मसला है। ये चीज़ आपने मेन देखनी होती है। क्या? सबसे पहले तो आरबीसीज़ काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी, इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब देखो, आपने ना सबसे पहले तो देख लेना है आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन को और हेमाटोक्रिट को। अगर तो ये ज्यादा है, अगर तो ये ज्यादा है, तो इट मींस कि पॉलीसाइथीमिया है या डिहाइड्रेशन है, ठीक है? ये सिनेरियो है। देखो अब अगर तो सिंपल मतलब हेमाटोक्रिट भी ज्यादा है, हेमोग्लोबिन भी ज्यादा है, आरबीसी काउंट भी ज्यादा है, तो क्या है? डिहाइड्रेशन। अगर हेमाटोक्रिट नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन ये दो हैं, तो पॉलीसाइथीमिया है। देखो पॉलीसाइथीमिया इनमें कॉमन है, समझ आ रही है ना? तो मैं इजी वे में याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा है तो आप क्या देखोगे कि क्या सिर्फ आरबीसी काउंट और हीमोग्लोबिन ज्यादा है या तीनों ज्यादा है? हाइपोक्सिया ऐसा सच नहीं आएगा, या पॉलीसाइथीमिया आएगा, डिहाइड्रेशन आएगा, तो आप बता दोगे। अब पहले ये तीनों चीजें देखनी है, आगे वाले बाद में देखेंगे। अगर कम है तो इट मींस एनीमिया है। अगर कम है तो इसका क्या मतलब है? एनीमिया है। और वो कोई सिनेरियो होता ही नहीं, अमूमन सिनेरियो एनीमिया का ही आता है। आज तक जितने सिनेरियोज आए हैं किसके आए हैं? एनीमिया के। तो सबसे पहले तो उस रिपोर्ट में आरबीसी कम होगा, हेमोग्लोबिन कम होगा, हेमाटोक्रिट कम होगा, मतलब एनीमिया है। उसके बाद आपने देखना है, अमूमन वो क्या पूछते हैं, आप बता देते हो एनीमिया, वो कहते हैं अच्छा कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया है। अब आपने देखना है उसका एमसीवी। अगर एमसीवी ज्यादा है और ये चीजें कम है, ये तो कम है, ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं ना एनीमिया है, अब उसको दोबारा नहीं देखना। अब देखना क्या है? एमसीवी। तो अगर तो एमसीवी ज्यादा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, और कम है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और ये क्यों होता है वो भी आपको पता है, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अच्छा, अगर एमसीएच कॉमन है, लाइक इंक्रीज्ड है, तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया ही है। लेकिन अगर एमसीएच कम है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया है। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप बता सकते हो। और अगर एमसीएचसी कम है, बाकी नॉर्मल है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? एनीमिया है या नहीं। दूसरी चीज क्या देखनी है? एनीमिया की कौन सी टाइप्स है, और वो हम इन तीन से देखेंगे। समझ आ रही है ना? उसके बाद प्लेटलेट्स देख सकते हैं, प्लेटलेट्स भी उसमें मसला हो सकता है ना। एक तो हम बता देंगे, अमूमन 2-3 चीज़ों में मसला होता है क्योंकि पूरा ये एक स्टेशन आता है। तो एक हम बता देंगे एनीमिया, अच्छा वो कहीं कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया, वो तो बड़ा इजी है, मैंने आपको बताया ना, पहले देख लिया हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, आरबीसी कम है, अच्छा भाई एनीमिया है, और फर्दर टाइप देख ली नीचे एमसीवी वगैरह देख के।
अच्छा, प्लेटलेट्स भी आपने देखनी है, अगर कम है या ज़्यादा है, तो कम है तो आप बता दोगे कि इसके प्लेटलेट्स भी कम है, तो वो फिर आपसे उसकी फर्दर पूछ लेंगे कि अच्छा ये बता दो कि इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं डिक्रीज प्लेटलेट्स के, तो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप ये देख सकते हो। और अगर वो पूछने अच्छा बढ़ा हुआ है तो आप कहोगे बढ़ा हुआ है, तो वो कहेंगे अच्छा क्यों क्यों बढ़ सकता है, तो आपको बोलेंगे इसको इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एनीमिया है तो फिर देखो जो एनीमिया का पेशेंट होगा अमूमन उसके बढ़े होंगे, या ब्लड लॉस हुआ है, इसी तरह डिक्रीज का आप बता दोगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सीबीसी में वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, इनकी ना नॉर्मल रेंज देख लो, ठीक है, लाइक कितने परसेंट ये होते हैं, जो टोटल डब्ल्यूबीसी है ना उसमें कितने परसेंट न्यूट्रोफिल, कितने परसेंट लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूनोफिल्स या बेसोफिल्स। अब ये बढ़े कब होंगे और कम कब होंगे, अमूमन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मेरे से पहले सुन लो। न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज्ड होंगे अगर, तो आप बाकी ठीक है, मतलब मेनली न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज है तो आप क्या कहोगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फौरन। क्या चीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है। लिम्फोसाइट्स ज्यादा हैं तो आप बोल दोगे वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, या क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। मोनोसाइट्स ज्यादा हैं तो भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, और उसके साथ लाइक आपने अमूमन जो बताना है ना, आपने मोनोसाइट्स इंक्रीज में क्रोनिक इन्फेक्शन वहां बताना है, और अगर लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे तो वायरल इन्फेक्शन बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर इनोफिल्स इंक्रीज है तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन या एलर्जी, और अगर बेजोफिल्स इंक्रीज है तो भी एलर्जीज, लाइक ये कॉमन होती है चीजें जो वो आपसे पूछना चाह रही होती हैं। अच्छा, अगर न्यूट्रोफिल भी इंक्रीज है, लिम्फोसाइट भी इंक्रीज है, बेजोफिल भी इंक्रीज है, फिर ल्यूकीमिया, ठीक है ना। और इसी तरह इनके डिक्रीज के कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है, बट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है, करना नहीं है। लेकिन अमूमन यही होगा कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होंगे, बाकी चीज़ें नॉर्मल होंगी तो आपने बता देना बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिम्फोसाइट होंगे बाकी नॉर्मल है तो वायरल है, मोनोसाइट होंगे तो क्रॉनिक है, जीनोफिल्स है तो पैरासाइटिक आप कह देना कि मैम या सर इन्फेक्शन है, और बेजोफिल्स होंगे तो एलर्जी है। सो दैट इज ऑल